नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट। ये हम जो नई बुक आपकी आई है एक्सप्लोरेशन, उसके अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर करने वाले हैं। और ये पूरा चैप्टर मैंने एनसीईआरटी बेस्ड आपके लिए पीडीएफ बना के तैयार करी है, जिसकी मदद से आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इस पीडीएफ की मदद से पूरे चैप्टर का टेक अवे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम चैप्टर में देखने वाले हैं ये चैप्टर आपका एक कनेक्टिंग चैप्टर है, जो आपको 8th क्लास से 9th क्लास में क्या शिफ्ट होने वाला है, आप क्या नई चीजें सीखेंगे और क्या बदलाव होंगे चीजों में, वो सब चीजें देखेंगे इस चैप्टर में। और इसके बाद आपके नॉर्मल चैप्टर्स चालू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको साइंस कैसे सोचनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, ये सिखाएगा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम कि मिडिल स्टेज, जिसे हम फाउंडेशन स्टेज भी बोलते हैं, उससे और सेकेंडरी स्टेज में क्या बदलाव आ रहा है, क्या फर्क आ जाता है। तो शिफ्ट किससे हो रहा है? वंडर से डीप एक्सप्लोरेशन की तरफ। पहले आप सिंपल क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग कर रहे थे, लेकिन अब हम एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, उसको समझेंगे कि वो हुई कैसे। सबसे पहले आपका जो साइंस में इंटरेस्ट है वो बनाया जाता है वंडर से और क्यूरियोसिटी से। उसके साथ साथ ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड एंड आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे 8 तक आपने सीखा प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। स्काई ब्लू क्यों होता है, उसका रीजन देखा, तो वो क्या होता है? ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड एंड आस्किंग क्वेश्चंस। उसके साथ साथ आपने लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को कनेक्ट करके पढ़ा था। लेकिन अब हम चेंज करने वाले हैं उन चीजों को, किस तरफ? इन पॉइंट्स की तरफ। अब हम क्या देखेंगे? अब 9th क्लास में आपको मेजरमेंट करना है ऑब्जर्वेशन से, सिंबल्स और इक्वेशन सीखनी है पैटर्न से, मॉडल बनाने हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के, हाइपोथेसिस बनानी है, उनको टेस्ट करना है, रिवाइज करना है और डिस्कार्ड करना है। इन सारे पॉइंट्स आपको सुनने में हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन बहुत आसान है। अभी मैं आपको एक एक करके सारे क्लियर कर दूंगा। अभी आपके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारी मिडिल स्टेज में जो साइंस पढ़ने की टेक्निक्स थी वो 9th क्लास में आके चेंज हो जाती हैं, और यही सिखा रहा है हमें साइंस का हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब कैसे चेंज होती हैं वो एक एक करके देखते हैं। हमको जो साइंटिफिक मॉडल्स पढ़ने हैं उनका सिंप्लीफिकेशन करके पढ़ना है। हमको पूरा मॉडल कंप्लीट ऐसे नहीं बनाना जैसा कि वो है रियल लाइफ में। हमको एक फिल्टर ऐड कर देना है, जिस फिल्टर की मदद से हम उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। और सिंप्लीफाई करने की वजह से जिस पॉइंट पर आपको फोकस करना है, आप उस पॉइंट पर फोकस कर सकते हो। अब इसमें हम जो चीजें छोड़ देते हैं वो जानबूझ के छोड़ी जाती है, ना कि हमारी मिस्टेक होती है। वो छोड़ी क्यों गई है? जिससे कि हम उस मॉडल को सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ पाए। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक तो इन क्या है? जो भी रियल लाइफ वर्ल्ड का सिस्टम था उसको हमने अपने मॉडल में इंक्लूड करा। उसके बाद अपना एक फिल्टर ऐड करा। फिल्टर ऐड क्या करा? जो जो हमारी अननेसेसरी डिटेल्स थी उन चीजों को हटा दिया। उन चीजों को हमने सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमारा मॉडल सिंप्लीफाई हो पाए। उसके बाद आउट में क्या आएगा? हमारा सिंप्लीफाइड मॉडल, जो हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर देगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमारा जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ मॉडल था उसको लाए, उसमें फिल्टर ऐड करा। जो हमारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो हमारे काम की चीजें नहीं थी, उन सबको बाहर निकाल दिया। उन सबको बाहर निकालने के बाद जिन चीजों पर हमें फोकस करना था वो चीजें रह गई सिर्फ, और उन सिंप्लीफाइड चीजों से हमने मॉडल तैयार करा, और उससे हमें जो हमें क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे उनके आंसर्स मिले। ठीक है, तो यही शॉर्ट में मॉडल होता है। एक ये क्वेश्चन है, विल अ क्रिकेट बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड। एक क्रिकेट बॉल है, वो सीधा बाउंड्री के पार जाएगी नहीं जाएगी, ये बात किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? हमने क्या क्या एलिमेंट को रखा है? मास ऑफ द बॉल पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल। स्पीड ऑफ द हिट पे डिपेंड करेगी, कितनी जोर से उस बॉल को मारा गया है। दूसरा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, किस डायरेक्शन में बॉल ट्रेवल कर रही है। हमने क्या क्या इग्नोर कर दिए? जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है चीजें, उनको हमने इग्नोर कर दिया। इसी वजह से ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल बन पाया। अगर हम इन चीजों को भी ले लेते तो ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बन जाता और हमें उन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या क्या इग्नोर कर दिया? ब्रांड ऑफ द बॉल, कलर ऑफ द बॉल, अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन द फील्ड एंड ऑल अदर अननेसेसरी डिटेल्स। इन सब डिटेल्स को हमने ओमिट कर दिया, हटा दिया। इसके अलावा हमने कुछ माइनर इफेक्ट्स जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, बॉल स्पिन और थ्रेड स्टिचिंग, इन सब चीजों को भी हटा दिया। क्यों? सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि क्रिकेट बॉल अगर बाउंड्री पार करेगी तो क्यों करेगी? उसके मास ऑफ द बॉल की वजह से, स्पीड ऑफ द हिट की वजह से और डायरेक्शन की वजह से। अब ये एक हमारे साइंटिस्ट थे, साहा साहब। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने स्टार्स को एक हॉट गैस से कंपेयर करा। इन्होंने एक स्टार का सिंपल मॉडल बना के तैयार करा, जिसको उन्होंने बोला स्टार क्या है? एक हॉट गैस का गोला है। स्टार को इन्होंने हॉट गैस का गोला बोला। अब इन्होंने अपने मॉडल में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करा और कुछ चीजों को लिया। इन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करा? उस स्टार के टेम्परेचर को, उस स्टार के प्रेशर को और स्टार के आयनाइजेशन को। इन 3 चीजों को इंक्लूड करके उन्होंने अपना एक मॉडल तैयार करा
और जिससे ये पता चलेगा कि हमारे स्टार का क्या कलर होने वाला है, ये उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो साहा साहब ने सिंप्लीफाइड मॉडल तैयार करा स्टार्स का, जिसको उन्होंने स्टार्स को हॉट गैस से कंपेयर करा। उन्होंने बोला स्टार्स एक हॉट गैस का गोला है। अब वो हॉट गैस का गोला है तो उनपे किसी चीज पे इंपैक्ट पड़ रहा होगा। किस किस चीज से इंपैक्ट पड़ रहा है? टेम्परेचर से, प्रेशर से और आयोनाइजेशन से। इसकी मदद से हम ये आंसर कर पाए कि स्टार का कलर इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो तीनों चीजें हो गई, इन भी हो गया हमारा, फिल्टर हो गया और आउट हो गया। ये जो बाई प्रोडक्ट है ये आउट है। इन क्या है? हमारा स्टार का रियल मॉडल, और फिल्टर क्या है? हमने बाकी अननेसेसरी डिटेल्स को ओमिट कर दिया। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको ये दोनों एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। अब आती है लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस की क्या लैंग्वेज है? साइंस हमारी मैथमेटिकल सिंबल्स और एसआई यूनिट, इन तीनों से मिलकर बनी है, जिसमें हम मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम साइन लैंग्वेज का भी, एसआई यूनिट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए समझो, सिंबल कौन कौन से यूज कर रहे हैं? मास का, मास की जगह हम पूरा मास नहीं लिखते हैं, एम लिखते हैं। वेलोसिटी की जगह वी लिखते हैं, फोर्स की जगह एफ लिखते हैं, करंट की जगह आई लिखते हैं। तो ये क्या है? ये सिंबल्स हैं जो हमने यूज करे हैं किसकी प्लेस पर? पूरे वर्ड लिखने की प्लेस पर। जैसे मैं लिखूं 25 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। अब इसमें हमने मैथमेटिकल वर्ड्स का यूज करा, मैथमेटिक्स का यूज करा 25 लिखने को, मीटर पर सेकंड यूनिट का इस्तेमाल करा। इसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे? वी। ये वी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी v इज टू 25 मीटर पर सेकंड। यहां से देखकर पता चल रहा है हमने सिंबल का इस्तेमाल करा है, मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है और ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करा है। ये तीनों चीजें मिलकर साइंस की लैंग्वेज को फॉर्म करती हैं। ठीक है, अब हमने कुछ ये सिंबल्स बनाए कैसे हैं? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हमने कुछ सिंबल्स ले रखे हैं पहले से ही, जो प्री डिटरमाइंड है, वो हमको वैसे ही याद रखने हैं। अब ये हमारा सी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है, स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल है, ये कहां से डिराइव हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, और इसका मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में इस सी का मतलब है सेलिरिटस। सेलिरिटस, ये स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल सी होता है, और ये कहां से डिराइव हुआ है? हमारे लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब है सेलिरिटस। स्पीड ऑफ लाइट को हम कंसिडर करते हैं 3 × 10⁸ अप्रॉक्स। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? ये लिखी हुई, ये एक्चुअल वैल्यू है स्पीड की, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को मानते हैं 3 × 10⁸। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए साफ साफ, 3 × 10⁸। ये है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू ये है। एक्चुअल वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है आपको ये पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट की ये वैल्यू। इसको हम लेते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और हम सी से इसको डिनोट करते हैं। सी कहां से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेलिरिटस। आगे चलते हैं, यहां से देखेंगे हम कि हमारा मैथमेटिक्स में यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट नहीं होंगी तो यूनिट के बिना कितना एरर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन कुछ फ्यूल लेके उड़ा, लेकिन वो फ्यूल नापा गया पाउंड्स में केजी की जगह, जिसकी वजह से मिसकैलकुलेशन हुई और रास्ते में ही एरोप्लेन का फ्यूल खत्म हो गया। इसीलिए हमको ये इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिकल नंबर्स के साथ यूनिट भी होना इंपॉर्टेंट है। 15 kg इज नॉट इक्वल टू 15 LB या फिर पाउंड्स। 15 पाउंड्स और 15 kg बराबर नहीं है, बहुत अलग है। तो इस वजह से हमको यूनिट का इंपॉर्टेंस है। अगर यूनिट हम नहीं लिखेंगे तो वो बहुत वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 5 ग्राम और 5 kg, इन दोनों में बहुत फर्क है। 5 ग्राम बहुत थोड़ा सा होता है और 5 किलो 5 ग्राम के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यूनिट लिखने से हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी इंश्योर कर सकते हैं, साइंस में भी और ट्रेड में भी। अब आता है हमारा कोई लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होती है और प्रिंसिपल क्या होता है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे तीनों अलग है। सबसे पहले हम लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, एक रेगुलर पैटर्न जो हमने नेचर में ऑब्जर्व करा हो, मतलब पहले से ही चला आ रहा है। जैसे आप अगर एक बॉल को ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही आएगी, तो ये एक लॉ है कि अगर हमने कोई बॉल उछाली तो वो नीचे ही आनी है। दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। इसीलिए वो एक लॉ है। इसके एग्जांपल में देख लो, जैसे न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये इसीलिए ही लॉ है क्योंकि ये यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं पूरे अर्थ पर, हर जगह। फिर आती है हमारी थ्योरी। थ्योरी क्या है? ये जो नेचुरल लॉ का पैटर्न रिपीट हुआ है बार बार, ये किसी रीजन की वजह से हुआ होगा। जब हम उस रीजन को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, जैसे बॉल उछाली वो नीचे आई, अभी उछाली और नीचे आई, ये तो लॉ है क्योंकि ये हमेशा ही होना है, रेगुलर पैटर्न है। लेकिन ये नीचे आने का रीजन क्या था? ग्रेविटी।
जब हमने ये रीजन को एक्सप्लेन करा कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, तो वो बन जाएगी थ्योरी। किसी लॉ का एक्सप्लेनेशन ही थ्योरी है। उसके जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार, वो पैटर्न को जब हम एक्सप्लेन कर देते हैं उसके रीजंस के साथ और एविडेंस के साथ, तो वो थ्योरी बन जाती है। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक ब्रॉड आइडिया है जो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा हो रहा है क्योंकि वो सेंस बना रहा है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों इसके एग्जांपल है। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता तो हमारी अर्थ पर मास कभी कम हो जाता, कभी ज्यादा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, एक सिचुएशन है जो हमको ये बता रही है कि सेंस बन रहा है तभी जब कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा। आपने एक गिलास में पानी लिया है, वो पानी उस गिलास में उतना ही रहेगा, उसका क्वांटिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो ये क्या है, एक ब्रॉड आइडिया है जो बहुत अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमको एक जनरल आइडिया देता है। अब आता है हमारा साइंटिफिक प्रेडिक्शन। साइंटिफिक प्रेडिक्शन और गैस दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। साइंटिफिक प्रेडिक्शन करते हैं हम किसी इनपुट या किसी आइडिया के बेसिस पर, लेकिन गैस हम लगाते हैं रैंडम। अगर हम रैंडम गैस लगा रहे हैं तो वो साइंटिफिक प्रेडिक्शन नहीं होगी। साइंटिफिक प्रेडिक्शन कब है, हमने कुछ प्रिडिक्ट करा किसी रीजन की वजह से, अगर रीजन है वहां प्रिडिक्ट करने के पीछे, तो वो साइंटिफिक प्रेडिक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मोशन का आइडिया था, हमने ये प्रिडिक्ट करा कि जब एक फुटबॉलर बॉल को किक करेगा तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन का था, उससे हमने प्रिडिक्ट करा CO2 प्रोड्यूस, जिसकी वजह से बेक्ड ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है। CO2 बनी थी, इसी वजह से वो ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो गई। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल का इनपुट आया था, इसीलिए हमने बताया कि ब्रीदिंग चेंज व्हाइल रनिंग, जब हम भागेंगे तो हमारी ब्रीदिंग अप हो जाएगी। तो ये प्रिडिक्शन हमारे रीजनेबल गैसेस होते हैं। रीजनेबल गैसेस मतलब जो हमने किसी इनपुट के बेसिस पे लिए, ना कि रैंडम लिए। और इसके साथ साथ ये हमें इस बात में भी हेल्प करते हैं कि हम बिना एक्सपेरिमेंट के ये बता पाएं कि उसका आउटकम क्या होने वाला है। इसी मॉडल के बेसिस पर हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस मॉडल के बेसिस पर ये बता देंगे या ये प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। जैसे इसका भी एग्जांपल देखो, किसी इंसान ने क्लेम करा आज बारिश होने वाली है क्योंकि क्लाउड्स डार्क हैं। ये सिंपल यस या नो के बेस पे हो गया। क्यों, उसे लगा क्लाउड काले हैं तो उसने बोल दिया कि बारिश हो सकती है। तो ये इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रेडिक्शन था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसको लगा काले हैं। कितने काले हैं कुछ नहीं पता, थोड़े काले हैं, बहुत काले, हो सकता है कम काले हो सकता है बहुत ज्यादा काले हो। तो इसके पीछे एक रैंडम गैस था, ना कि साइंटिफिक प्रेडिक्शन। लेकिन दूसरी तरफ देखो, हमने इन बातों को क्वेश्चंस करा। पहले इनपुट था हमारा व्हाट वाज द ह्यूमिडिटी टुडे। आज ह्यूमिडिटी क्या थी, 80% से ज्यादा थी। जब पिछली बार बारिश पड़ी थी तब भी 80% से ज्यादा थी। आज की विंड डायरेक्शन क्या है और स्पीड क्या है। आज टेम्परेचर कम हो रहा है जैसे पहले हुआ था, पहले बारिश के टाइम पे हुआ था। अगर इन तीनों चीजों का आंसर हमें मिल रहा है रेन के फेवर में तो हम बोलेंगे रेन होगी। अगर इनका आंसर नहीं मिल रहा है रेन के फेवर में तो हम बोलेंगे रेन नहीं होगी। तो ये साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं जो हमको एविडेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी साइंटिफिक प्रेडिक्शन करने के लिए। हम साइंटिफिक प्रेडिक्शन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ एविडेंस हो या फिर कुछ इनपुट हो। इन इनपुट के बिना हम साइंटिफिक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से, दादा दादी से कि एक्लिप्स के टाइम, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के टाइम हमको खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक इंटेरोगेशन करोगे नहीं करोगे, ये पता होना चाहिए क्यों नहीं खाना, क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे। तो हम उसके लिए हमें क्वेश्चन पूछना है, इनपुट होना चाहिए। उसको प्रूफ करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए हम पे कोई प्रूफ होना चाहिए, जिसके लिए हम इंटेरोगेशन करेंगे। अब उस इंटेरोगेशन में हम क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, इज देयर अ फिजिकल चेंज, कुछ फिजिकली चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमें खाने पे इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं हो रहा, सिर्फ शेडो आ गई है अर्थ के आगे जिसकी वजह से वो एक्लिप्स आया है। टेम्परेचर चेंज हुआ है हमारा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली, नहीं चेंज हुआ। फूड खराब हो रहा है नॉर्मल शेडो में, नहीं हो रहा। अगर शेडो में फूड खराब होता है तो हम बिल्कुल मानते हैं कि शेडो पूरे अर्थ पर है तो जिस वजह से फूड खराब हो सकता है। टेम्परेचर गिरता तो हम मान लेते कि टेम्परेचर की वजह से फूड खराब हो गया होगा। कोई फिजिकल चेंज होता तो हम मान लेते कि फिजिकल चेंज होने की वजह से फूड खराब हो गया होगा। लेकिन जब इनमें से कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना फिजिकल चेंज हुआ, ना केमिकल चेंज हुआ, ना बायोलॉजिकल चेंज हुआ, तो ये क्लेम कैसे सपोर्ट हो जाएगा? ये क्लेम सपोर्ट नहीं हो सकता साइंटिफिकली, क्योंकि हमारी जो इंटेरोगेशन थे उनके सबके आंसर्स हमें नहीं मिले। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक मिथ है। अब देखो, हमको साइंस को और लाइफ से कनेक्ट करने के लिए साइंस को मीनिंग मेकिंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा। कैसे? इसमें आपको एस्टिमेशन का ही एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें ऐसा समझो कि हमने चावल बनाए, एक फैमिली है उसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए चावल बनने हैं। ऐसा समझो उनके घर में चावल ही है बस, और उन्होंने चावल बनाने कर दिए तैयार। अब चावल बन के तैयार हुए और एक अडल्ट को चाहिए 2000 से 2500 कैलोरीज पर डे। ये मानो उनके घर में चावल ही है सिर्फ, और उनको 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए। उनको कितने चावल की जरूरत पड़ेगी? 100 ग्राम पूरे महीने में। तो हम
देखकर ही बता सकते हैं, हमें सॉल्व करने की भी या फिर कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हम देखकर ही बता सकते हैं। 100 ग्राम पूरे महीने में काफी कम रहने वाले हैं। मैं बोलूं 100 टन बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, ये देखकर ही पता चल रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं हम एस्टिमेशन। हमने बिना सॉल्व करे एस्टिमेट करके देखा कि ये पॉसिबल है। जब वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा एग्जांपल है आपका एयर का, कि आप एक दिन में कितनी ब्रेथ लेते हो। 12 से 15 ब्रेथ एक मिनट में, 1440 मिनट्स होती हैं एक डे में। तो हमारी अप्रॉक्स कितनी आ गई, 20,000 ब्रेथ लेते हैं हम एक डे में। हमने अप्रॉक्स कैलकुलेट करा कि 4-5 ब्रेथ में 4-5 बार जब हम पूरी सांसें लेते हैं तो उसमें हम 2 लीटर का बलून फिल कर लेते हैं लगभग। जिससे हमको क्या पता चल रहा है, हम एक सांस में 0.5 लीटर एयर को बाहर निकाल रहे हैं, एयर को मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। अब हमने 20,000 सांस ली थी पूरे दिन में, जिसमें हम हर एक सांस में 0.5 लीटर एयर को बाहर निकाल रहे थे। तो हमने एक दिन में 10,000 लीटर ऑफ एयर को बाहर निकाला। ठीक है, तो ये हमने एक एस्टिमेट निकाल लिया रफली अपने रियल लाइफ से कैलकुलेट करके। साइंस हैज नो बाउंड्रीज। साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड है। हमें सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग जो हैं वो सब साइंस के अंदर मिलेंगे इंटीग्रेटेड। कौन कौन सा है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ मैथ्स। ये सारे चैप्टर्स मिलाकर साइंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि साइंस क्या है, सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, सिर्फ थ्योरीज नहीं है। इट इज अ मिक्स ऑफ क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, मॉडलिंग, टेस्टिंग एंड इंप्रूविंग। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस हमें एक तरीका सिखा रहा है कैसे हमको सोचना है। अगर आपको साइंस सब थोड़ा ज्यादा क्लियर लगने लगा है तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं और हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। इस चैप्टर में बहुत कुछ ज्यादा था नहीं, आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए चैप्टर इंक्लूड करा हुआ है कि आपको साइंस क्यों पढ़नी है और साइंस में आपका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करा जाए। तो क्यूरियोसिटी बिल्ड करवाने के लिए ये चैप्टर इंक्लूड करा गया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन से नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी बनेंगे मैंने आपको सारे इस पीडीएफ में दे दिए हैं। इसके बाहर से इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।